वाहक पोत है, ये नौसेना का सबसे बड़ा जहाज होता है। जिस देश के आगे लग जाता है उसकी हालत खराब हो जाती है। इसके ऊपर लड़ाकू जहाजें खड़ी होती हैं और एक रनवे होता है, इस पे जहाजें उतरती हैं और दुश्मन देश के ऊपर बम्बार्डमेंट कर पाती हैं। क्योंकि ये जहाजें जो लड़ाकू जहाजें होती हैं साइज में छोटी होने की वजह से इनका फ्यूल कम होता है, इसलिए बहुत दूर नहीं जा सकती है। और ये विमान वाहक पोत इतना बड़ा होता है कि इसके लिए कोई लिमिट ही नहीं है, दुनिया में कहीं पहुंच सकता है। और किसी भी देश से 200-300 किलोमीटर दूर ये अपना लंगर गिरा लेता है और वहां से फिर ये टेक ऑफ कर जाती हैं सर, और फिर वापस आते हैं, फ्यूल भरते हैं, मिसाइल भरते हैं। वरना पता चला हम लोग को अगर किसी दुश्मन देश जैसे चाइना पे हमला करना है तो जाके पता चला फ्यूल ही खत्म हो गया या फिर एम्यूनिशन खत्म हो गया, बम खत्म हो गया, तो वापस आते आते हालत खराब हो जाएगी। इसलिए ये चलता फिरता एक मिलिट्री बेस होता है, ये बहुत जरूरी होता है। और ये अकेले नहीं चलता है, इतना भारी भरकम होता है, इसके साथ पूरा बैटल ग्रुप चलता है। एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया, इसके साथ कुछ डिस्ट्रॉयर चलते हैं, इसके साथ साथ विध्वंसक जिसे बोलते हैं, रिफ्यूलिंग के लिए कुछ चलते रहते हैं सब इनके पास, हॉस्पिटल शिप होती है, लैंडिंग क्राफ्ट होते हैं। तो ये पूरा जब चलते हैं ना, इसे बैटल ग्रुप कहा जाता है। तो ये टूर की लड़ाई में काम आते हैं। अब जब हम दुश्मन देश के ऊपर उतरते हैं तो हमें लैंडिंग प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है और कुछ एम्फीबियन एयरक्राफ्ट की जरूरत होती है जो पानी और जमीन दोनों पे चल सकते हैं। लैंडिंग एयरक्राफ्ट एक बड़े होलो खोखले शेप के होते हैं जिनके अंदर टैंक, ट्रक, सैनिक भर दिया जाता है और ये जहाजों को दुश्मन देश के पास ले आके लगा दिया जाता है। तो दुश्मन देश के पास लगा दिया जाता है, इसमें से हमारे सैनिक जो इसके ऊपर निकल के हमला कर सकते हैं, इसलिए इसे हम लैंडिंग प्लेटफॉर्म के तौर पे। अगला जो होता है सुपर फास्ट के तौर पे यूज होता है होवरक्राफ्ट। होवरक्राफ्ट के नीचे एयर भरा होता है, ये बहुत तेज गति से आगे बढ़ते हैं। होवरक्राफ्ट छोटे साइज के होते हैं, ये एंटी शिप पे हमला कर सकते हैं। किसी भी जगह पे अचानक पहुंचना है, तुरंत जल्दी से पहुंचना कंडीशन में होवरक्राफ्ट का यूज ज्यादा किया जाता है। अब मेन बैटल को समझते हैं, डिस्ट्रॉयर क्या होते हैं। विमान वाहक पोत जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है वो बहुत बड़े साइज के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी का यूज होता है तो डिस्ट्रॉयर का होता है, हिंदी में विध्वंसक कहते हैं। ये बहुत विशाल आकार का जहाज होता है, जैसे हमारा कोलकाता का क्लास का डिस्ट्रॉयर वगैरह, ये सब बहुत विशाल रहता है। इनमें हर तरह के हथियार होते हैं, पनडुब्बी को मारने के लिए, एयरक्राफ्ट को मारने के लिए, शिप मारने के लिए, सरफेस टू एयर हवाई जहाज को मारने के लिए, माइन शिप, हर तरह के हथियारों से ये लैस होते हैं। इनका आकार बहुत बड़ा होता है, इस वजह से ये पूरा टर्न नहीं लेता, इसीलिए इनका ही एक छोटा रूप बनाया गया। सेम यही चीज होकर थोड़ा छोटा रूप बनाया गया जिसे हम फ्रिगेट कहते हैं। फ्रिगेट कंपैरेटिवली डिस्ट्रॉयर के तुलना में थोड़ा छोटे होते हैं, जिस वजह से इनके पास हथियार कम आता है, मिसाइलें कम होती हैं, बट ये हल्के होने के कारण बड़ा तेज मूव कर लेते हैं, तुरंत अपना लोकेशन बदल देते हैं और हमला करना थोड़ा मुश्किल है। डिस्ट्रॉयर का ही छोटा रूप जो होता है वो फ्रिगेट होता है। डिस्ट्रॉयर दूर तक हमला करता है, फ्रिगेट कम दूर तक मारता है, मीडियम दूर। और सबसे छोटा आकार का जंगी जहाज होता है उसे कॉर्वेट कहते हैं। कॉर्वेट जो होते हैं बहुत छोटे आकार के होते हैं, बहुत दूर तक नहीं जा पाते, लेकिन बहुत तेज मैनेवरेबल होते हैं, बड़ी तेज घूम जाते हैं। छोटे छोटे साइज के होते हैं यहाँ पे, बेसिकली इन्हें मिसाइल लॉन्च करने के लिए यूज किया जाता है। छोटे होते हैं कहीं जाके किसी जहाज को मारते हैं और इन्हें तो पकड़ना रडार पे पकड़ाते हैं, ऐसा लगता है लेकिन बड़े घातक होते हैं। अहमियत को समझते हैं। 1971 के युद्ध से पहले भारतीय नौसेना तैयारी ऐसे ही कॉर्वेट को मिसाइल कॉर्वेट जहाज रसिया में, रसिया का एक जगह है व्लादिवोस्टोक। अगर रसिया में पढ़ाई तो व्लादिवोस्टोक को ट्रेन जाती है दुनिया की सबसे बड़ी व्लादिवोस्टोक में भारत ने 1971 के जंग के मद्देनजर रखते हुए यहाँ रसिया को ऑर्डर दिया कि कुछ मिसाइल कॉर्बेट बनाने के लिए। कॉर्बेट छोटे होते हैं, तो मिसाइल को लगाया गया। स्टिक मिसाइल्स थी, बहुत बेहतरीन निशाना लगाती थी एनालॉग। यहाँ ये बना दिया गया और यहाँ से इन कॉर्बेट को कोलकाता लाया गया। ये इतनी छोटी होती है कि अपने से नहीं आ सकती, फ्यूल खत्म हो जाता, इस जगह पेट्रोल भरना पड़ता है, इसलिए इन्हें दूसरी जहाज पे लाद के कोलकाता लाया गया। फिर कोलकाता से उतारा गया क्रेन की मदद से पानी में और उसको रसरी से बांध के, मोटका रस्सा से बांध के कलकत्ता लाया गया। कलकत्ता से मुंबई लाया गया। कहा गया कि यहाँ तुमको खड़ा रहना है क्योंकि 1971 में पाकिस्तान की कमर तोड़ना। क्या दिए 71 का जंग भी चालू हो गया। पता चला कि ये आधी रास्ते जाएंगे तो इनका फ्यूल खत्म हो जाएगा। अब ये जाए कैसे जाए भैया, ये तो दूर तक जा ही नहीं सकती। तब दिमाग लगाए तो वो बड़का जहाज लाया गया और कहा गया कि देखिए भैया, बड़का जहाज जो रहेगा ना, ये बड़ा वाला जहाज इन लोग को खींचेगा।
बड़ा वाला जहाज खींचेगा और यहाँ तक ले आके छोड़ देगा। सोचिए, खींच के टोचन करके ले गया गया इन जहाजों को। मुंबई से टोचन करके ले गए लोग यहाँ पर अरब सागर में और यहाँ छोड़ दिया गया। अब उसके बाद ये हमला करने के लिए तैयार है। 3 जहाज जिन्हें ले गया गया था, INS वीर। देखिए, इंडिया की जो भी जहाज रहेगी INS लगा रहता है, जिसका मतलब होता है इंडियन नेवल सी। INS वीर, INS निर्घट और INS निपट। इतने छोटे थे ना कि लंबी दूरी तय करते तो आधा इनका खत्म हो जाता, लौट के नहीं आता। बांध के लेके गए मुंबई बंदरगाह से, इन्हें बांध के ले गए लोग इन चीजों को और यहाँ पे ले आके खड़ा कर दिया। अब दिक्कत ये था कि इतने छोटे थे, एयरफोर्स देख लेती पाकिस्तानी एयरफोर्स, तब तो दिक्कतें हो जाता, बम गिरा देती इन लोग के ऊपर। इसलिए इनको रात में बांध के ले गए। इनको रात में लेके गए लोग हम लोग 4 दिसंबर 1971 की रात को। रात में निर्घट को लेके गए लोग अरब सागर में बांध के। इसने देख लिया पाकिस्तानी डिस्ट्रॉयर, ये खुद था कॉर्बेट, निर्घट का कॉर्बेट सबसे छोटा होता है और पाकिस्तान का डिस्ट्रॉयर बड़ा होता है। डिस्ट्रॉयर का नाम था खैबर। खैबर का खैरियत ले लिया निर्घट ने। खैबर का ऐसा खैरियत लिया, मारा दूसरों को मिसाइल ये धड़ाधड़, ऐसा खैरियत लिया कि बेचारा वहीं डूब गया। खैरियत ले खैबर डूब गया। इतना छोटा जहाज टोटन करके ले गया, मार के डुबा दिया पाकिस्तान। PNS पाकिस्तानी नेवल शिप का खैबर जहाज अब जमींदोज हो चुका। जमींदोज का मतलब जमीन के अंदर चला गया। पाकिस्तान भाई भी देख रहे होंगे तो अच्छे से समझ में आज समझने वैसे भी जाने जाते हैं कि तकलीफ है, कोई भी देश का हो उसे तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर अब जमींदोज अल्फाज है, इसको अच्छे से समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी 3 हो गया, इसको और पर खेल के ले गए यहाँ पर। इसका नाम था वीर, INS वीर। इसने देख लिया INS मुहाफिज। अब मुहाफिज जो जहाज था बड़ा खतरनाक था, उस समय का माइंड स्वीपर था, बड़ा एडवांस जहाज था मुहाफिज। इसने भी मारा एक मिसाइल INS मुहाफिज। PNS INS नहीं, INS को वीर के आगे लगेगा ना, इंडियन नेवल, इसके आगे PNS लगा। PNS मुहाफिज मारा था ऐसे। PNS मुहाफिज, खुदा हाफिज है मुहाफिज, खुदा हाफिज। अब अलविदा हाफिज क्या हो गया पानी में। अब अगला नंबर था, अगला जो जहाज दिया MV चैलेंजर, बड़का नाम था चैलेंजर। चला MV चैलेंजर जो है पाकिस्तान को मिसाइल गोला बारूद भर के अपने ले जा रहा था। लो मारो भारत को, अमेरिका उसको भर के दिया, इजराइल को दिया है भर के। भारत ने कहा भर के देगा, मारेगा हम लोग को। निपट ने कहा आओ हम तुमको निपटा देते हैं। तो INS निपट जो कॉर्बेट क्लास का जहाज, इतना छोटा जो जा नहीं सकता था, मारा धड़ाम से मिसाइल चैलेंजर पे। MV चैलेंजर तहस नहस हो गए। अब बिना कुछ बचाए 30 सेकंड के अंदर जमींदोज हो गए, पानी दोज हो गए। जमींदोज नहीं जी, पानी दोज, पानी में चल बर्बाद हो गया। गोला बारूद भी तहस नहस हो गया। ये निपट शरीफ नहीं था, लौटने टाइम भी सोचा कि एगो को निपटा के आता। तो जब ये लौट रहा था वापस, तो इसे कहा कि लौटने टाइम ना कराची बंदरगाह पास एक ऑयल डिपो था, नाम था उसका किनारे पे था किनारी ऑयल डिपो। सोचिए, ये निपट नाम का जहाज इतना बदमाश था कि लौटने टाइम 2 मिसाइल मार दिया इस पे किनारी ऑयल फील्ड पे। अब मार धधक के लग गया किनारी ऑयल फील्ड। पाकिस्तान में ऑयल शॉर्टेज हो गया, सबसे बड़ा ऑयल डिपो में दिया गया। तभी ऑयल शॉर्टेज तहस नहस हो गया, किनारी ऑयल जहाज लौट के समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया। सोचिए, सबसे छोटे जहाज माने कॉर्बेट, इतनी क्षमता नहीं थी कि जा सके, खेल के ले गए थे लोग। वहां जाके ये इतना तबाही मचा, इतना भयंकर तबाही। देखिए, हम आपको इस तरह से समझाएं थोड़ा ना, आज थोड़ा हम आपको ग्राफिक्स की मदद से समझाते हैं, एनिमेशन के माध्यम से इसी चीज को। आप बताइएगा कि आपको कौन सा मेथड सही लगता है। अभी जो ये वाला बताए हैं या ग्राफिक्स वाला, थोड़ा इसको आप समझाइएगा। हम दूसरे मेथड से इन्हीं तीनों जो हम लोग को हम दोबारा समझाते हैं। देखिए, अब हम इसी चीज को एनिमेशन से समझते हैं, कैसे पाकिस्तान के तीनों जहाजों को एक छोटे से कॉर्बेट में डुबा दिया, ये रस्सी से बांधकर आगे की ओर ले जाएंगे। इसमें जो रस्सी से थे निर्घट, वीर और निपट के कॉर्बेट थे,
आगे जाने के बाद स्ट्राइक संभलता है निर्घट, और निर्घट के रडार में जैसे खैबर आता है यहाँ से हमला कर देता है खैबर के ऊपर। यहाँ हमले में खैबर जीत जाता है। उसके बाद अगला नंबर आता है वीर, फिर यहाँ से हमला करता है मुहाफिज, और मुहाफिज वहीं पर जीत जाता है। उसके बाद निपट, निपट ने चैलेंजर पे हमला किया है, चैलेंजर को भी डुबा दिया। निपट लौटने से पहले हमला कर देता है ऑयल फील्ड, ऑयल फील्ड पर हमला करता है, और ये ऑयल फील्ड तबाह करने के बाद तो अपने बेस पर लौट कर चले आते, लौट के आ गए। देखिए अब आपको हम दोनों दिखा दिए इमेज बैकग्राउंड के हिसाब से भी और एनिमेशन के हिसाब से भी। आप थोड़ा बताइएगा कि आपको इमेज वाला में ज्यादा अच्छा से समझ में आ रहा है या फिर एनिमेशन वाले में अच्छा से समझ में आ रहा है। आप जैसा बोलिएगा उसी हिसाब से आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। खैर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। कराची के इस किनारी ऑयल डिपो में इतना भीषण आग लगा था कि जब ये ब्लास्ट हुआ और जब निपट के सैनिकों ने अपने डेक पर आके इस आग की ज्वाला को देखा था, इस धधकते हुए आग को, उन्होंने कहा था कि इससे बड़ा हम लोग ने कभी दिवाली नहीं देखा। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा बोन फायर था। अंग्रेज सब ना औड़ा जला के आग तापता है, अलाव देहात में अलाव बोला जाता है, कौड़ा जला के अपने गाय भैंस के रख देता है। अंग्रेज सब जितना पढ़ा लिखा है जितने ज्यादा पढ़ लेते तो बोन फायर होता है, बहुत बढ़िया चीज है। बाद में समझा कौड़ा के लिए इतना भीषण आग लगा था। और इसके कि कराची के इस ऑयल डिपो के ब्लास्ट के बाद कराची में ऑयल शॉर्टेज हो गया और उसकी नेवी की पूरी ऑयल डिमांड खत्म हो गई। और इस भीषण आग की वजह से 7 दिन बाद इस आग पे काबू पाया गया था। 7 दिन तक सूरज की किरणें नहीं नीचे आई थी, इतना प्रदूषण, इतना धुआं फैल गया था यहाँ पर। और जबकि इसे कॉर्बेट से हमला किया गया था। इस हमले में भारतीय नौसेना के कॉर्बेट रात में हमला कर रहे थे, और रात में हमला करने के बाद वजह से ये जल्दी पकड़ में नहीं आ रहे थे। और पाकिस्तानी एयरफोर्स के जितने भी जहाज थे वो कोई नहीं आया इनसे लड़ने के लिए, तो इनको कोई टेंशन ही नहीं, दौड़ा मारे थे सब, इनको कोई मारने वाला भी नहीं था यहाँ पे। तो पाकिस्तानी वायुसेना अगर कुछ रिटेलिएट करती तो शायद भारतीय जो नौसेना है वो उतना खुलकर हमला नहीं कर पाते। लेकिन ये बेचारा काहे नहीं लड़ा, तुम लोग लड़ना चाहिए तुम लोग को, अब नहीं लड़ा तो हम क्या करें यहाँ पे। देखिए जब ये लड़ाई चल रही थी, निपट, निर्घट, वीर जब हमला कर रहे थे, तबातोड़ हमला कर रहे थे, तो इन पूरे हमले को रसिया से बैठ के सैटेलाइट इमेज के माध्यम से देखा जा रहा था। और वहां के नौसेना प्रमुख थे एडमिरल गोशको। एडमिरल गोशको देख के दंग रह गए कि भाई जिन जहाजों को बनाया ही नहीं गया था इतने दूर हमला करने के लिए, जो इतना खतरनाक थे ही नहीं, उनसे ये लोग कैसे रस्सी से बांध कर खींच कर ले जाके और उस तट पर हमला करके चले आए। तो इन्होंने कहा कि हम जाकर भारत के उन सैनिकों से मिलना चाहते हैं। तो ये भारत आए थे स्पेशली उन सैनिकों से मुलाकात करने के लिए। एडमिरल गोशको, जब भी कोई नौसेना का प्रमुख आता है तो उन्हें हम लोग नौसेना की परंपरा के हिसाब से भोज पर आमंत्रित करते हैं, और वो भोज नौसेना के बड़ी जहाजों पर दिया जाता है। हालांकि ये कॉर्बेट पे ही, उस INS वीर, निर्भट पे ही जाना चाहते हैं, बट वो इतना छोटे थे कि इतने बड़े अधिकारी को भोज के लिए वहां आमंत्रित नहीं किया जा सकता था। तो एडमिरल गोशको को INS विक्रांत पर आमंत्रित किया गया भोज करने के लिए वहां पर। और INS विक्रांत उस समय 71 की लड़ाई का हीरो था। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर इन्हें लाया गया एडमिरल गोशको को। उस समय भारतीय नौसेना के प्रमुख थे SM नंदा, एडमिरल SM नंदा। और एडमिरल SM नंदा से इन्होंने अनुरोध किया कि हमें उन लोगों से भी मुलाकात करनी है जो इस लड़ाई में कॉर्बेट चला रहे थे। वहां इन्होंने भोज किया और मुलाकात किया SM नंदा से वहां पर। एडमिरल गोशको बेहतरीन नौसेना प्रमुख थे। जब ये रशियन नेवी से रिटायर हो गए तो इनके नाम पर विमान वाहक पोत बनाया गया। विमान वाहक पोत का नाम था गोशको, इन्हीं के नाम पर बनाया गया था एडमिरल गोशको। ये विमान वाहक पोत बनाया गया था USSR, सोवियत संघ, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, रशिया का पुराना नाम था। 1991 में रसिया 15 भागों में टूट गया। इतना टूटा, अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। एडमिरल गोशको जो जहाज था बेसिकली हेलीकॉप्टर कैरियर था। ये हेलीकॉप्टर को ले जाने के लिए डिजाइन किया, और मिसाइल लॉन्चिंग टीम्स थे सब यहाँ पर, तो हमला करने के लिए भी थे वहां पे पहले से वहां। तो एडमिरल गोशको को खर्चा चलाना इतना टफ हो गया था कि रशियन गवर्नमेंट इसे अब सर्वाइव नहीं कर पाई, और ये वैसे ही पड़ा हुआ था। इंडियन नेवी की इस पर नजर थी। इंडियन नेवी ने इसे सेकेंड हैंड खरीद लिया, एडमिरल गोशको को सेकेंड हैंड खरीद लिया। लेकिन इंडियन नेवी को हेलीकॉप्टर कैरियर की जरूरत थी, एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत थी।
इसे रिनोवेट करके हेलीकॉप्टर से हटाकर दोबारा इसी को हम लोगों ने एयरक्राफ्ट कैरियर में कन्वर्ट करा दिया और एडमिरल घोषा को हो गया आईएनएस विक्रमादित्य। तो आईएनएस विक्रमादित्य का पूरा नाम है एडमिरल। इंटरनल सिक्योरिटी इंटरनल सिक्योरिटी या फिर डिफेंस वाले मैटर को या फिर इसकी विक्रांत के बारे में नौसेना की स्थिति में आता है। विक्रमादित्य का पुराना नाम एडमिरल घोषा को जरूर ये इसका पुराना हिस्ट्री रहा है एडमिरल घोषा। इस समय कितने बहादुर हमारे लोग थे वहां पर। 1971 में अमेरिका का साथ देने के पाकिस्तान का साथ देने के लिए अमेरिका चला आया था। उस समय हमारे नौसेना को लीड कर रहे थे एस एम नंदा साहब, एडमिरल एस एम नंदा। हमारी थल सेना को लीड कर रहे थे सैम बहादुर, सैम हारमूज जी, फ्रेम जी, जमशेद जी मानेकशा, हमारे फील्ड मार्शल साहब। वायु सेना को लीड कर रहे थे पीसी लाल। ये इतने बहादुर जंगबाज थे ये लोग, इन लोग को सैल्यूट। इन लोगों ने पाकिस्तान का इतिहास क्या भूगोल बदल डाला। और उस समय प्रधानमंत्री थी हमारी आयरन लेडी इंदिरा गांधी। आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने एस एम नंदा साहब को बुलाए और कहा कि अमेरिका ने तो अपना 7वां बेड़ा भेज रखा है, आप कैसे निपटिएगा उनसे। तो इन्होंने समझाया इंदिरा गांधी को कि अमेरिका केवल दबाव बनाने आया है, वो कभी लड़ाई में नहीं लड़ेगा। और हकीकत में भी यही है, अमेरिका डायरेक्ट लड़ाई में नहीं लड़ता है। अब देखिए इजराइल और हमास की लड़ाई हो रही है तो अमेरिका अपना दो को एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रखा है। इजराइल को कह रहा है मारो हमास को, मारो हमास को, बैकअप में खड़ा रहता है। यही किया था अमेरिका ने। पाकिस्तान अपना बेड़ा भेज दिया था 7वां बेड़ा, अब पाकिस्तान को कह रहा था मारो भारत को, मारो भारत को, मारो अपने अब्बा को। अरे अब्बा से लड़ना आसान होता है क्या? बाप बाप होता है। समझ में आ गया कि नहीं? इन्होंने कहा कि देखिए अमेरिका वाला हमला नहीं करेगा, आएगा भले यहाँ पे, तो हम उसको अपनी जहाज पे चाय पीने के लिए आमंत्रित करेंगे। इंदिरा गांधी ने कही चाय ना, चाय ना, अंग्रेजी तो कॉफी पिएगा, सब कॉफी। हाँ ठीक ठीक ठीक, कॉफी पिलाते, आओ हमारी जहाज पे थोड़ा कॉफी पिलाते। इतने बहादुर थे हम लोग। आयरन लेडी को नाम याद रखा जाता है क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई थी यहाँ पर। और उस समय के प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति थे निक्सन, दबाव बना रहे थे कि भारत को वापस आ जाना चाहिए। अपना विमान वाहक पोत भेजे थे भारत पर हमला करने के लिए, 7वां बेड़ा भेज रखा था। रसिया ने भी भेज दिया अपना 40वां बेड़ा। और सबसे बहादुरी से हमारी सेना जो अंदर घुस गई थी सैम बहादुर के नेतृत्व में, इन तीनों सेना प्रमुख ने जो बेहतरीन काम किया था, जिसकी सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। ऐसे बहादुर योद्धा हमारे देश में हुए। तो छोटे से कॉर्बेट जहाज की मदद से दुनिया को दिखा दिए कि हथियार चाहे जितना भी छोटा क्यों ना हो, चलाने वाले का अगर कलेजा है ना तो पूरी दुनिया को झुकाएगा। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। एयरक्राफ्ट कैरियर, होवरक्राफ्ट, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, कॉर्बेट। कॉर्बेट तो सबसे छोटे होते हैं, एम्फीबियन एयरक्राफ्ट, ये सब के बारे में आप समझ गए होंगे। ये डिफेंस के एग्जाम में थोड़ा जरूरी हो जाता है।